हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज 22 जुलाई 2024 है और 22 जुलाई 2024 को बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम लिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम क्लास 11-12 क्वेश्चन पेपर आंसर की 22 जुलाई 2024 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए, जो जनरल स्टडीज पार्ट 2 है, सामान्य अध्ययन पार्ट 2 है, जिसमें 40 कॉमन पेपर होता है जीके जीएस का। फ्रेंड्स, उसको इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। एक बार सभी लोग जो है सेशन को लाइक कर देंगे और जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है अपना आंसर मिला लीजिए। बिल्कुल 100% ये एक्यूरेट आंसर है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और जो लोग आगामी बीपीएससी टीआरई 4.0 देना चाहते हैं, जो देने वाले हैं, वो लोग भी इस सेशन को देखिए, काफ़ी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। एक बार सभी लोग इसको लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर इसको शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अब बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम क्लास 11-12 क्वेश्चन पेपर आंसर की 22 जुलाई 2024 जनरल स्टडीज पार्ट 2 कॉमन पेपर 40 नंबर जीके जीएस का जो पोर्शन होता है उसको हम लोग देखने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग जो है इसको लाइक कर दीजिए और जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं वो लोग अपना आंसर मिला लीजिएगा। 100% एक्यूरेट आंसर है। और जो लोग आगामी बीपीएससी टीआरई 4.0 देने वाले हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए, और आपको पता है कि पार्ट 2 में जनरल स्टडीज़ का 40 प्रश्न पूछा जाता है, जो कॉमन पेपर होता है 40 नंबर का, 40 मार्क्स का जीके जीएस करंट अफेयर्स, ठीक है ना। चलिए, 31 से लेकर के 70 तक में, यानी कि 31 से लेकर के 70 तक में ये 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरा का पूरा 40 प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए, 41 से स्टार्ट हो रहा है लेकिन आपको पूरा क्वेश्चन मिलेगा। चलिए पढ़िए, किसी शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। देखिए, अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि किसी शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो देखिए, जिन्होंने भी इसका आंसर ई लगाया है उपरोक्त में से कोई नहीं, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, किसी शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय हम जो है निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस को, ठीक है ना। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस को। तो यहाँ पर देखिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस दिया गया, तो अवतल लेंस नहीं, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस को, तो ये तो ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, इसीलिए ऑप्शन ई राइट आंसर होगा जिन्होंने भी लगाया है। चलिए, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि निम्न में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। बताइए, निम्न में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये दृष्टिपटल है। दृष्टिपटल बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, उसके बाद देखिए पूछा गया है कि निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो इसमें से देखिए अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका जो है, शुक्रवाहिका जहाँ शुक्राणु जो होता है ना, शुक्राणु, तो ये आपका पुरुष से रिलेटेड है। तो इस तरह का जहाँ हो, अगर अंडवाहिका होता, अंडवाहिका, तो ये मादा जनन तंत्र का अंश है। लेकिन यहाँ पर शुक्रवाहिका है जो कि पुरुष जनन तंत्र का भाग होता है, तो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि पराग कोष में होते हैं। पूछा गया है कि पराग कोष में होते हैं बाह्य दल, अंडाशय और परागकण, ऑप्शन दिया गया है। तो जिन्होंने भी परागकण लगाया है ना, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। पराग कोष में होते हैं परागकण, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए। देखिए, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। बताइए किस में होता है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किस में। तो फ्रेंड्स, ये होता है आपका ईस्ट में। किस में होता है, ईस्ट में होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी ईस्ट जिन्होंने भी लगाया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है, देखिए, अपच का उपचार करने के लिए, जो अपच होता है उसका उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। किस औषधि का उपयोग होता है, तो फ्रेंड्स एंटासिड का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा एंटासिड यानी कि प्रति अम्ल होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा। तो आवेदन जो है इसका जांच डाक विभाग और जनगणना विभाग के द्वारा किया जाएगा, और इसकी जांच जो है आपका जो IB है उसके द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर एक से अधिक इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किस देश में भारत ने अपना UPI चालू किया है।
तो भारत ने अपना यूपीआई यहाँ पर देखिए मॉरिशस दिया गया है, मॉरिशस में चालू किया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसरो द्वारा 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों सहित भेजने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है फ्रेंड्स? आप सभी लोग जानते हैं ये गगनयान है। ठीक है, गगनयान राइट आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न करेंगे कि कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है, ग्रुप ऑफ 7 का सदस्य नहीं है। तो G7 में अगर सदस्य देशों का नाम आपको याद होगा तो आप आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। जैसे कि कनाडा तो बिल्कुल है, ठीक है ना, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है, यूएसए है। रसिया इसमें नहीं है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न करेंगे। चलिए अब 51 नंबर है, चूंकि हमने 49 कर लिया है। 51 नंबर है कि हरित हाइड्रोजन यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन प्राप्ति का कौन सा तरीका है? तो देखिए ग्रीन हाइड्रोजन यानी कि हरित हाइड्रोजन प्राप्ति का जो तरीका है यह आपका इलेक्ट्रोलाइसिस है। तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कौन सा तकनीक मृत को पुनर्जीवित दिखा सकती है। तो अभी आपने देखा होगा कि जितने भी जो आपके पुराने एक्टर थे उनको अभी जो मतलब मृत हो चुके हैं उनको फिर से जीवित तरीके से दिखाया जा रहा है, ये आपका एआई है। ठीक है ना, ऑप्शन बी यहाँ पर इसका आंसर होगा। 2024 में जीवित सूचकांक, अब ये इंग्लिश में अगर रहता तो ज़्यादा कंफर्टेबल होता। ठीक है ना, तो चूंकि मेरे पास इंग्लिश वाला वर्जन नहीं अवेलेबल है, हिंदी में ही है। जीवित सूचकांक आकलन में कौन सा देश भारत से बेहतर है, यानी कि लिविंग इंडेक्स की बात निश्चित रूप से यह कर रहा है। तो लिविंग इंडेक्स में नाइजीरिया भी भारत से बेहतर है और बांग्लादेश भी है। तो इसका एक से अधिक आंसर होगा। ठीक है ना, इंग्लिश वाला में ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था? तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह जब मैं कराया था बिहार से संबंधित, तो उसमें जो गांधी जी के सहयोगी थे उनका मैंने नाम बड़े जोर से बताया था आपको, मतलब उस पर बल दे करके बताया था। यहाँ पर देखिए राजेंद्र प्रसाद का नाम दिया भी गया है। ठीक है, चलिए चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है? चंद्रमा सदृश ग्रह जो है ये कौन सा है? तो चंद्रमा सदृश ग्रह जो है ये बुध है। ठीक है ना, बुध चंद्रमा सदृश ग्रह है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है? जीवाश्म के आधार पर, जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र जो है ये अफ्रीका की रिफ्ट घाटी है, अफ्रीकी रिफ्ट घाटी। ठीक है ना, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर देखिए कि भारत में शुष्क बिंदु बस्ती कहाँ पर मिलती है? शुष्क बिंदु बस्ती, तो भारत में ये शुष्क बिंदु बस्ती जो है ये मिलती है आपके जो बाढ़ क्षेत्र है ना, बाढ़ क्षेत्र वहाँ पर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बाढ़ क्षेत्र में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ये पिछले बार जो कैंसिल हुआ था TRE 3.0 उसमें भी पूछा गया था, रोहतास में होता है। ठीक है ना, क्लास 1 to 5 में ये पूछा गया था पिछली बार, रोहतास में होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए और ये मैं अलग से कराया भी था आपको। तेहरान किस पर्वत पर स्थित है? ईरान की राजधानी है तेहरान, और तेहरान जो है ये एलबुर्ज पर्वत पर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए एलबुर्ज दिया गया, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिए भारत की पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी तो ये महेंद्रगिरी है, महेंद्रगिरी यहाँ पर ऑप्शन सी में दिख रहा है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इनमें से कौन सा कथन वनस्पतियों और जीवों की कमी का वैध कारण नहीं है? कौन सा कथन वनस्पतियों और जीवों की कमी का वैध कारण नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चराई और जलाने की लकड़ी का एक भी कारण। ठीक है ना, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक लिखा गया, सर्वाधिक होता है? तो ये भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है, मैंने कई बार आपको बताया है, भागलपुर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप TRE 4.0 की तैयारी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़िए, क्लासेस जल्द ही स्टार्ट किए जाएंगे। चलिए अब अगला प्रश्न करेंगे फ्रेंड्स। चलिए अब 63 नंबर है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उस दौरान भारत का वायसराय कौन था? कई दफ़ा मैंने आपको बताया एक्सप्लेनेशन में कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो था उस समय वायसराय था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है ना, 1919 को। यहाँ पर देखिए लॉर्ड चैम्सफोर्ड दिया गया ऑप्शन बी में, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे, जिन्होंने बम्बई में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किया था। दादा भाई नौरोजी दूसरे थे। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है?
ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को, ठीक है ना। ब्रिटिश क्या इनकी पुस्तक है, पॉवर्टी ऐसा कुछ करके, याद नहीं आ रहा है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है ना। चलिए, मैंने बताया भी था। गोपाल कृष्ण गोखले का नाम है यहाँ पर, गांधी जी के ये राजनीतिक गुरु हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए निम्न में से कौन से आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन शुरू किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन किया गया था और सहयोग आंदोलन किया गया था। तो एक से अधिक वैसे भी यहाँ पर इसका राइट आंसर निकल के आएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर देखिए बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था? बारदोली सत्याग्रह का नेता, तो बारदोली सत्याग्रह के सरदार पटेल थे, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन होम रूल आंदोलन से संबद्ध नहीं है? होम रूल आंदोलन से संबंध नहीं है, तो एनी बेसेंट तो बिल्कुल है, बाल गंगाधर तिलक भी बिल्कुल है, सरोजनी नायडू नहीं है, ठीक है ना। होम रूल से एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक संबंधित है, सरोजनी नायडू नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी, ठीक है ना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि किसने 1920 में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना किया था? तो यहाँ पर देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता किया था, ठीक है ना। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। 1936 में देखिए अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में हुई थी? तो यहाँ पर देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती दिया गया, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना आपको पता है, इसकी स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया था। तो ये आपके अब अगला प्रश्न बचा हुआ है 31 से लेकर के, ठीक है ना, उसको देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट 2 जनरल स्टडीज़, मैंने बताया था 31 से लेकर के 70 तक, 31 से लेकर के 70 तक में होता है। 31 नंबर पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है x + 1x का होल स्क्वायर का मान है? तो इस तरह से जब आप निकालेंगे ना, तो यहाँ पर आपका +2 आना चाहिए, तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा ना, ठीक है। चलो, उसके बाद देखिए कह रहा है कि एक लेख सीपी से यानी कि कॉस्ट प्राइस से 10% अधिक है। यदि 10% की छूट की अनुमति हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 10%, मान लीजिए सीपी 100 है, सीपी से 10% अधिक है यानी कि 110 है। फिर कह रहा है कि 110 पर अगर 10 रुपये की छूट दे दिया जाए 10% की, ठीक है ना, तो 90/100 हो जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 11×9 = 99 हो जाएगा, यानी कि 1% की हानि हो रही है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए घन, ठीक है ना, 81 को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए? तो पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 81 को 3 से विभाजित किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, कैंडिडेट का भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए दो संख्याओं के बीच का अंतर 66 है, दोनों संख्याओं का अनुपात 2:5 है, तो संख्याएं क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बनाइए। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, ठीक है। चलो, उसके बाद देखिए एक समानांतर चतुर्भुज में ABCD में कोण ए और कोण बी का अनुपात 1:2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोण ए का अनुपात और बी का 1:2 में है, तो यहाँ पर आंसर 60 होगा। ऐसा नहीं आप लोग निकाल लीजिए 120, तो इनमें से कोई नहीं लगा कर बताइएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर ए का पूछ रहा है और बी का आपका 160 होगा, 120 होगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए एक बेलन की ऊंचाई जिसकी त्रिज्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर है, कुल सतह क्षेत्रफल भी 968 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो बताइए इसका ऊंचाई कितना होगा? सिंपल सा तरीका, अगर फॉर्मूला आपको पता होगा ना तो आप आसानी से बना देंगे, ठीक है। 2πr r + h, ठीक है ना, यह आपका क्षेत्रफल होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस पर और दे रखा है ये 968, तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं, आंसर 15 आएगा। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर रहा है कि यहाँ पर देखिए -3 पावर m + 1 है, फिर गुना कर रहा है कि -3 पावर m 5 है, इक्वल टू में राइट हैंड साइड में -3 का पावर 7 दे रखा है। तो ये देख सकते हैं आप, इसको जोड़िएगा तो m + 6 आ जाएगा ना, यहाँ पर देखिए जोड़िएगा तो, और ये -3 है, और इधर देखिए -3 7 है, तो ये आपका हट जाएगा, m + 6 = 7 दोनों का पावर हो जाएगा, तो m = 1 हो जाएगा। कैंडिडेट ने भी 1 लगाया है। चलिए, उसके बाद देखिए x और y व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती हैं। यदि x और y व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती हैं तो क्या होगा? x और y व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती हैं, ठीक है, तो होगा क्या? x × y = स्थिरांक, ऑप्शन बी। चलिए, कह रहा है कि प्रतिरोध R किसी तार के टुकड़े 5 बराबर भागों में काटे जाते हैं, इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R' है। इस तरह से R' दिया गया है, तो R/R' का अनुपात पूछा गया है, अनुपान का मान, अनुपात होना चाहिए ना, तो बिल्कुल ही इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो 1/25 होगा, 1/25 यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा
कि 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेंस में 2 घंटे तक 15 एम्पीयर धारा लेता है, ठीक है ना, विद्युत धारा लेता है, हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर क्या होगी? तो इसका 1800 वाट होगा। तो इसमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, इसको लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिएगा। बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम क्लास 11-12 क्वेश्चन पेपर आंसर की 22 जुलाई 2024 आपने देखा।